नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और जनता का समर्थन बटोरते हैं, वो भी अपने अपने काम के बल पर नहीं बल्कि ज़्यादा जो पांथिक भावनाओं को उभार करके हिंदू हिंदुत्व, हिंदू हिंदुत्व और जो इस देश की सबसे अभिशाप पार्टी है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, वो भी उसको भी लगता है कि हिंदू हिंदुत्व कहने से वोट मिलता है, तो भी नकली चोंगा जो है पहनने का वो भी प्रयास करती है। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो उसका राहुल गांधी वो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेगा, मंदिर घूमेगा, मंदिरों में जो है वो झाल मजीरा बजाएगा। जो चुनाव बीत जाता है तो यही राहुल गांधी, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार, कहता है कि हिंदू आतंकवाद, अच्छा, और फिर इसके बाद हिंदू आतंकवाद की बात करता है और वो इस सीमा तक जाता है, ये गद्दार राहुल गांधी, कि हिंदू आतंकवाद जो है विश्व में जितने भी आतंकवाद हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-कायदा, तालिबान और भारत में भी जो पाकिस्तान से भी जो प्रायोजित हैं, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और वो नक्सल आतंकवाद, पूर्वोत्तर भारत में भी कई आतंकवादी संगठन माने वो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। तो ये गद्दार राहुल गांधी कहता है कि सबसे खतरनाक जो आतंकवाद है वो हिंदू आतंकवाद है। तो एक और जब भी चुनाव बीत जाता है तो ये कहता है और अपने कपिल सिब्बल आदि वकीलों से जो है सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा भी दिलवाता है कि राम कोई अवतार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। तो और वही राहुल गांधी जब चुनावी मौसम आता है तो अपने को हिंदू बनने का एक दम भरता है। लेकिन ये सारा देश जो है ये मोदी महोदय का है, बीजेपी वालों का, हिंदुत्व का। और ये देश को जानना चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि यह देश जो है किसी पंथ पर आधारित नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ हिंदुत्व नहीं चलेगा, यहाँ हिंदुइज्म नहीं चलेगा,
सनातन नहीं चलेगा, सिर्फ इस देश का संविधान चलेगा और संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून और विधि चलेगी और विधि और कानून के अंतर्गत बनी हुई नियम और नियमावलियां चलेंगी। हिंदू सनातन नहीं चलेगा और इस्लाम के तो खैर बात ही नहीं है। लेकिन माहौल देखिए, माहौल किस तरह का सब बना रहे हैं। दिन रात जो है हिंदू सनातन आपके कान फट जाएंगे और उधर जो है इस्लाम। ऐसी शक्तियों को कुचलने की आवश्यकता है यदि देश को महफूज रखना है तो। और मोदी जी का जरा पाखंड जरा देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है। मोदी जी किसी भाषण में लोकसभा में इन कांग्रेसियों को इशारा करके कह रहे थे कि ये पाकिस्तान जो है हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उनको बहलाने फुसलाने और भड़काने, देश के खिलाफ भड़काने के लिए क्या नहीं किया। और वही चीज जो है ये जेएनपीसी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की तर्ज पर हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काने का काम किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो जेएनपीसी है ये पाकिस्तान से भी अधिक खतरनाक एक संगठन है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसी देश में देश के गद्दार भी पलते हैं, उनको समर्थन भी मिलता है, उनकी सरकारें भी चल रही हैं, लेकिन हर एक चीज का उपाय है। ये बीमारी तो बहुत गंभीर है। अभी उस बीमारी की गंभीरता से और गंभीर बात है कि हमारे जो भारतीय भाई बहन उनमें ये संवेदना नहीं आ रही है कि देश के गद्दारों को यहाँ की जो भारतीय भाई बहनों का समर्थन मिल रहा है और वो सरकारें चला रहे हैं। इन बातों को ये नकली राष्ट्रवादी छूते तो हैं जरूर, उसको टच कर देते हैं जैसे कि दीवार में छू लिया, लेकिन किस तरह का माहौल बनाना चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए, वो भी राष्ट्रवादी का चोंगा पहन करके जो है पहन करके जो है किस तरह से जो है जनता को जागरूक करना चाहिए ताकि यह कलंक तो इस देश से जाए कि इस देश के गद्दारों को हमारे अवाम का समर्थन मिलता है। अब जो देखिए जो और भी घटनाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख घटना है कि इसी देश में जेएनयू एक मूर्धन्य या लीडिंग या प्रोमिनेंट जो है वो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रांगण से एक व्यक्ति वो खुलेआम नारा लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। बाकी और तो जो सो हैं ये आपके जीएनपीसी कम्युनिस्ट वाले और समाजवादी पार्टी वाले टीएमसी वाले जो भी हैं, ये अपने को राष्ट्रवादी होने का दम नहीं भरते हैं और इसलिए ये राष्ट्र पर बात ही नहीं करते। ये सिर्फ जो है इनके लिए सिर्फ जो है वो सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक गरीबी इत्यादि की बात करते हैं और वो भी झूठा उनका है। उनको सत्ता हथियानी है सिर्फ जो है लोगों की यानी भावनात्मक पक्ष का शोषण करके। वो भी ये जो पार्टियां हैं वो और खतरनाक है इस देश की। खतरनाक मतलब इस देश की सच में विघटनकारिता कहते हैं। तो वो तो बात ही नहीं करती राष्ट्र की, लेकिन जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है वो इस तरह से देश में इन देश विरोधी ताकतों को उजागर नहीं करता है। बस उसको छू करके आगे निकल जाता है। अब मोदी जी को जरा देखिए
मोदी जी लोकसभा में बयान देते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े करने वालों का साथ देती है। मोदी महोदय जो सरेआम ये नारा लगाए अपने देश के अंदर, वो भी एक मूर्धन्य शिक्षण संस्थान के प्रांगण से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इससे बड़ा जो है राष्ट्रद्रोह कोई हो नहीं सकता। तो राष्ट्रद्रोही है वो, इस देश का गद्दार है वो कन्हैया कुमार। उस कन्हैया कुमार के साथ आपने क्या किया? उसको आपने पूरी छूट दी कि वो गद्दार जनता में लोकप्रिय हो। जिस गद्दार को सजा देनी थी और ऐसी सजा कि दूसरे भी इसी तरह की देश के खिलाफ गद्दारी न कर पाए, मतलब कि सेना के हवाले करना था और हमारी भारतीय फौज उसको निपटाती, ये करने के बजाय आपने उसको पूरा मौका दिया। इन अदालतों का क्या है? इन अदालतों को देश से मतलब नहीं है। बस भाई कहते हैं हम तो कानून देखेंगे, संविधान देखेंगे। वो कुछ नहीं देखते हैं। इनकी संवेदना जो है देश के अपराधियों के प्रति, आतंकवादियों के प्रति जो जरूर होती है। और ये आतंकवादियों के लिए जो है रात के 2 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुलता है। ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट जो है जाग उठते हैं अपराधियों के लिए और आतंकवादियों के लिए। तो इनकी बात छोड़िए। और इसी गद्दार कन्हैया कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी, और वो भी एक फिल्मी गाना लिख करके। लेकिन इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दोषी या जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी आप हैं, आपने ये मौका दिया दिल्ली उच्च न्यायालय को। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली उच्च न्यायालय और भी हाई कोर्ट वो भी उजागर हो गई कि यदि कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इन कोर्टों का क्या व्यवहार है वो देश के प्रति, वह भी देश के सामने आ गया। तो मोदी जी आपने क्या किया उसको? तो आप सिर्फ जो है उस गद्दार को कहते हैं कि भाई ये उसको आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे दिया। यदि उसको देश में प्रचारित किया जाता कि भाई नहीं वो इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है, तो जनता उसको पत्थर मारती। जहां वो जाता लोग उसको हूट करते कि देश का गद्दार है। आज जनता उसके प्रवचन को सुन रही है। क्यों? कि आपने उसको गद्दार के रूप में प्रचारित नहीं किया। गद्दार वो साबित ना हो, इसकी आपने साजिश किया। ये आपके राष्ट्रवाद की असलियत है। और आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं, सिपह सालार हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस कन्हैया कुमार को क्या कहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। देश का गद्दार नहीं कहते हैं। अब आपकी इस तरह की जो प्रवृत्ति है आपकी और आपके कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, देश इसको क्या कहेगा? कि देश के गद्दारों को अब गद्दार के रूप में नहीं, वो माने न तो प्रचारित करते हैं, न तो इस रूप में पेश करते हैं। अब बड़ी सफाई से उनको बचाते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का। किसका टुकड़ा भाई? लकड़ी का टुकड़ा, स्लेट का टुकड़ा, ईंटे का टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा? किस तरह से आप बचाते हैं जो है वो कन्हैया कुमार। और ये तमाशा देखकर के बीजेपी का ही जो वो समर्थक कह रहा है कि मोदी महोदय ने इस कन्हैया कुमार को नेता बना दिया। बिल्कुल कह रहा था वो। तो मोदी महोदय का पाखंड देखिए लोकसभा में कि भाई ये टुकड़े टुकड़े के साथ खड़े होते हैं कांग्रेसी।
कांग्रेस तो खुद ही एक बहुत बड़ी गद्दार पार्टी है। मोदी जी आप लाख छिपाएं, आज नहीं तो कल देश जागृत होगा, लोग जागृत होंगे। कांग्रेस को गद्दार तो कहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस को बचाने वाले मोदी महोदय और पूरी की पूरी बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सभी, वो भी इस देश के गद्दार के रूप में साबित होंगे। और कोई अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि यही अटल बिहारी वाजपेयी जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ था। देखिए मैं किसी भी रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सम्मान के लायक है ही नहीं, सम्मान उसको नहीं दिया जा सकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इतने बड़े व्यक्तित्व के और अंत्योदय का की अवधारणा है, उसके प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में मैंने शायद इसी वीडियो में कभी कहा था कि एक बार वो जौनपुर, एक जिला है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें एमएलए का चुनाव वो लड़ रहे थे। तो उनके साथ एक कोई माने वो छत्री कहे जाने वाले भारती भाई उनके साथ थे, और वो भी लग लिए। तो जाते जाते किसी ब्राह्मण कहे जाने वाले भारती भाई के घर में चले गए। वो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारती भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देख के कहते हैं कि अरे सर, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, तो हम आपको छोड़ करके कहाँ जा सकते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वहां कुछ नहीं बोला। जब वो घर के बाहर आए तो बोले, सिंह साहब आपने देखा वो क्या कह रहा है कि आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? कहने का मतलब कि जब उसने जातिवाद प्रकट किया, उस भारती भाई, ब्राह्मण कहे जाने वाला भारती भाई मैंने जातिवाद प्रकट किया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खुशी नहीं हुई, उनको बहुत दुख हुआ कि ये हालत है। आज जरा देखिए, ये देश के दुश्मन जो पार्टियां हैं और नेता हैं, ये तो कोई कह दे कि और उनके सामने कोई कह दे कि अरे हम आपको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? आप भी ठाकुर, हम भी ठाकुर, वो गदगद हो जाएगा। कोई यादव कहे जाने वाला भारती भाई है और कोई समाजवादी पार्टी वाला जाए उसके सामने, वो कहे कि अरे साहब, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप भी यादव, हम भी यादव। और इसी प्रकार तो उसको इस बुराई पर दुख होने के बजाय खुशी होगी। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यानी बहुत एक सिनिस्टर, यानी पोर्टेंडिंग, यानी बहुत ही खतरनाक संकेत उनको दिखाई पड़ा। तो इतनी महान विचार के थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और अंत्योदय माने कि किसी समाज में या भारतीय समाज में विकास का जो पैमाना है, ये उसी से नापा जाएगा कि सामाजिक सोपान का, सामाजिक सीढ़ी का जो आखिरी वक्त है, जो सोपान के आखिरी डंडे पर बैठा हुआ, आखिरी सीढ़ी पर, माने उसके एट द लास्ट रंग ऑफ द सोशल लैडर, उसकी माली हालत में कितनी तब्दीली हुई, कितना परिवर्तन आया। इसी से जो है आपके विकास की विकास को मापा जाएगा।
तो मतलब अंत्योदय, जो अंतिम जो व्यक्ति, अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति उसका उदय है। तो अंत्योदय में इतनी महान जो अवधारणा है, उसके प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही हैं। अब जरा देखिए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लोकप्रियता बहुत आगे बढ़ रही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लोकप्रियता से वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी घबरा गई और इनको अपने रास्ते से हटाने का उसने ठान लिया और बहुत रहस्यमय ढंग से उनकी हत्या की गई और उनके शव को, उनकी लाश को मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के पास है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में उनके शव को फेंका गया। और बहुत रहस्यमय उसकी एक लंबी कहानी है। और अब देखिए, ये वाजपेयी महोदय अपने ही नेता और इतने कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच की मांग नहीं करते हैं। कौन? वाजपेयी महोदय। सिर्फ इसलिए कि वो इंदिरा गांधी बेनकाब न हो। ये देखिए, ये वारदात जो सब बताई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ये बीजेपी बिल्कुल नकली राष्ट्रवादी है। हमेशा नेहरू परिवार की हमेशा रक्षा कवच रही है, बहुत जमाने से। तो ये जिस वाजपेयी की बात मैं कह रहा हूं, तो वाजपेयी महोदय ने अपने ही नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच की मांग सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो इंदिरा गांधी बेनकाब न हो। और एक बार मैं मुगल सराय के पास गया था, कुछ बीजेपी समर्थक मिले। मैंने कहा कि बीजेपी की गद्दारी तो देखिए। मैंने गद्दारी कहा कि उसने जो है मुगल सराय का नाम बदल करके उनके नाम पर कर दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु की जांच, जबकि मोदी महोदय को 9 साल हो गया, आज तक जांच नहीं कराए। तो ये गद्दारी देखिए अपने ही नेता के खिलाफ। वहां पर जितने भी बीजेपी के समर्थक थे, सबकी घिघी बंद हो गई, जवाब नहीं बना। तो इस तरह की दोगलापंथी जो है बीजेपी जो है इस देश के साथ कर रही है, और खासकर के वाजपेयी महोदय। और फिर वही वाजपेयी जिस इंदिरा गांधी ने उनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया था, मरवा करके उनके शव को मुगल सराय रेलवे स्टेशन में फेंकवाया था, और जिसके मृत्यु की जांच वाजपेयी महोदय ने सिर्फ इसलिए मांग नहीं की ताकि इंदिरा गांधी बेनकाब न हो, उसी इंदिरा गांधी को बाद में ये वाजपेयी महोदय ने उनको माता दुर्गा के रूप में कहा। इस कदर लोग जो है देश के गद्दारों के ये रक्षक हैं बीजेपी वाले। अब आ जाइए बोफोर्स की जो लूट है, जो कि उस गद्दार राजीव गांधी के द्वारा की गई है। वाजपेयी महोदय 6 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे, 1998 से लेकर 2004 तक, 6 साल। और बोफोर्स की जो लूट है उसका जो किंग पिन था वो था कोत्रोची। और उस समय कोत्रोची जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, उसमें था वो। ये वाजपेयी महोदय को जो प्रधानमंत्री थे उनको मालूम था कि कोत्रोची वहीं पर है। वाजपेयी को भी मालूम था और उनकी सरकार को भी मालूम था। लेकिन उस कोत्रोची के प्रत्यार्पण के लिए
एक्सट्रेडिशन के लिए कोई अब उसको मतलब उसका प्रत्यार्पण या एक्सट्रेडिशन नहीं करवाया, सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी बेनकाब न हो, राजीव गांधी को बचाने के लिए। इसके पहले मैं बता दूं कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तो वरीयता थी प्रधानमंत्री बनने की प्रणब मुखर्जी की, सबसे वो वरिष्ठ थे कांग्रेस में और प्रधानमंत्री बनने की पंक्ति में। यही वाजपेयी कांग्रेसियों को इशारा किया कि देखते क्या हो, राजीव गांधी को बना दो। इस कदर जो है नेहरू परिवार का रक्षक रहा है यह अटल बिहारी वाजपेयी। और वो प्रणब मुखर्जी का दर्द जो है उनके मृत्यु तक जो है उनका साथ नहीं छोड़ा, कि इसी अटल बिहारी वाजपेयी के कारण जो है वो वरिष्ठतम होते हुए भी जो है उस अवसर से ये वंचित किए गए। तो इसी ने जो है इसी अटल बिहारी वाजपेयी के इशारे पर, हालांकि उसमें कांग्रेसी या जेएनपीसी वाले बड़े कश्मकश में थे, पशोपेश में थे, लेकिन इसी ने जो है उनको इशारा किया। तो इस कदर सब जो है ये बीजेपी वाले जो है ये नकली राष्ट्रवादी हैं, और इनकी असलियत है सिर्फ इतनी बड़ी गद्दार जेएनपीसी की रक्षा करना। देखिए यही बात नहीं, अपने इसी पाप को ढकने के लिए ये पूरे समाज में हिंदुत्व सनातन फलाने निकाने इसका एक हवा खड़ा किए हैं, और इसकी असलियत को जानना बहुत जरूरी है। देखिए बीजेपी की जो असलियत बताई जा रही है, मोदी महोदय की जो असलियत बताई जा रही है, और इसका कतई मतलब नहीं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इनसे बेहतर हैं, और पार्टियां तो और खतरनाक हैं इस मुल्क के लिए, बहुत खतरनाक। लेकिन सवाल इस बात का कि इन खतरनाक पार्टियों को वोट क्यों मिल रहा है, ये बात है। भारतीय जनता दल तो अभी फिलहाल यानी यूट्यूब के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है अपने भारतीय भाई बहनों को। इस यूट्यूब पर भी खुराफात चल रही है, मैं साफ कर दे रहा हूं। निश्चित है कि कोई तंत्र ये लगा हुआ है कि ये इस तरह की बातें जो है जनता में जागृति के लिए वो आगे न जाए। लेकिन फिर भी मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से ये कहना चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाइए। यूट्यूब पर देखने वालों की संख्या मैंने इस पर इतनी न्यून दिखाई जाती है, और इसी यूट्यूब पर मैंने और तमाशे देखे हैं। 55 साल 6 साल की बातों को लाकर फिर वो उसको पोस्ट कर देते हैं इसमें, और लिखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा पहले। इससे पता चलता है कि इस सोशल मीडिया में कितना तिकड़म चलता है, कितना मैनिपुलेशन चलता है, और कितने जो है वो इस तरह की इंट्रिक्स एंड काउंटर इंट्रिक्स मैंने इसमें चलती रहती है। तो कोई बात नहीं है, सब कुछ निर्भर करता है हमारी आदरणीय भारतीय अवाम पर। इनको किसी भी रूप में उठा करके इसको डाउनलोड करके फेसबुक पर भेजिए, और लोगों में भेजिए, इंस्टाग्राम में भेजिए, जैसे भेजिए, यानी वो टेक्नोलॉजी से हम उतना परिचय नहीं है। लेकिन जो कुछ भी होता है इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, ताकि अधिक से अधिक ये प्रसारित हो। और निश्चित है कि कोई साजिश चल रही है कि सोशल मीडिया में भी यानी जो जागृति है देश के प्रति, भारतीयता के प्रति, वो लोगों में ना है। तो ये मैंने ये भी एक समस्या का हम अपने भारतीय भाई बहनों के साथ मैंने साझा किया। और यही वाजपेयी महोदय अपने जब वो
1998 से लेकर 2004 तक 6 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसी दौरान यही राहुल गांधी देश का गद्दार तो है ही, और भी दुर्गुण जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें। यह ड्रग स्मगलिंग करते हुए, यानी नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए, और कई विदेशी करेंसी के साथ बोस्टन शहर अमेरिका में वहां पकड़ा गया था। तो यही सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री वाजपेयी महोदय के प्रधान सचिव थे ब्रजेश मिश्र। ये तो मैंने आपको इशारों में बताया कि ये ब्यूरोक्रेसी में भी इसे जीएनपीसी के तमाम चमचे जो है वो भरे पड़े हैं, ठूसे गए हैं। ब्यूरोक्रेसी भी जो इस देश के लिए एक एसेट बन सकती थी कई कारणों से, वो इस देश के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बनी हुई है। और उस लायबिलिटी में दो प्रमुख कारण हैं। एक तो जीएनपीसी के काफी जो है वो सिपहसालार हैं, एजेंट है उसके, और कम्युनिस्टों के भी एजेंट हैं। जेएनयू के जो प्रोडक्ट हैं, और जो द हिंदू अखबार क्या आधार पर जो तैयारी करके उस मानसिकता, द हिंदू पेपर कैसा है, इस देश का बहुत ही खतरनाक जो है कम्युनिस्टों का पेपर है द हिंदू इंग्लिश डेली। अरे इस देश का रोना यह है कि आज तक समित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी या कोई भी बीजेपी वाला, कोई भी आरएसएस वाला इसे द हिंदू पेपर कितना खतरनाक है एक शब्द नहीं बोला। और न इसकी कई चर्चा होती है, और हमने भी कई बार इसकी चर्चा की। कट्टर समर्थक थे बीजेपी के, आरएसएस के फलाने के। मैंने कहा द हिंदू अखबार के विषय में आप जानते हैं, उनका साफ जवाब था कि अरे साहब, जहां हिंदू लिखा हुआ है उसमें पूछना ही क्या है, वो तो हमारे जैसे पवित्र गाय की तरह ही वो पवित्र है। और उसने भी बड़ी शातिराना ढंग से अपना नाम द हिंदू रखा है। द हिंदू नाम का आवरण पहन करके कम्युनिस्टों का एजेंडा, इस देश को विघटित करना, चीन के एजेंडा को चलाना, वो द हिंदू। और यही नहीं, जबकि मैं एक बार दक्षिण भारत गया था, हैदराबाद, तो वहाँ एक वकील थे, तो वो हमको लंच पर ले गए। तो मैंने उनसे यही सवाल किया भाई कि ये द हिंदू बड़ा लोकप्रिय है दक्षिण भारत में, लेकिन वो है कैसा। उनके मुंह से पहली बार निकला कि ये द हिंदू चीन के विषय में बहुत कुछ लिखता है, चीन की तारीफ में, और भारत को बैकग्राउंड में करके, कम से कम उनके मुंह से निकला। लेकिन वो भी बात पूरी नहीं थी, अधूरी थी, बहुत जोड़ा। द हिंदू पेपर इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार पेपर है, और भारतीय जनता दल, और मैं डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं। क्योंकि कोई भी आरएसएस वाला, जो आरएसएस वाले अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, आरएसएस वाले अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, बीजेपी वाले भी राष्ट्रवादी। एक भी बीजेपी वाला, एक भी आरएसएस वाला इस द हिंदू पेपर की गद्दारी के विषय में एक शब्द नहीं बोलता है। तो आज ये ब्यूरोक्रेसी बात चल रही थी ब्रजेश मिश्रा की। तो अच्छा, और ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे देश के शासन प्रशासन की बैकबोन है, उसमें भी कैंसर की तरह जो है घुसाने के लिए द हिंदू पेपर जो है आईएएस वालों की तैयारी में बड़ा योगदान करता है, अच्छे मटेरियल लाता है। इसी मानसिकता के लोग घुसते हैं उसमें, तो कैंसर बहुत बड़ा है। तो उसी कैंसर में उसी कैंसरस वातावरण का एक चमचा था ब्रजेश मिश्रा, और जीएनपीसी का चमचा था, मतलब कि वो रिटायर्ड आईएएस था, और उसी को वाजपेयी महोदय ने, उसी को प्रधानमंत्री वाजपेयी महोदय ने अपना प्रधान सचिव रखा था। लेकिन चमचा किसका था? जीएनपीसी का। तो वो जो है, उसको सोनिया गांधी ने फोन किया कि उसका बेटा फंस गया है, जो है ड्रग स्मगलिंग करते हुए वो पकड़ा गया है अमेरिका में।
वो ब्रजेश मिश्रा जो है उसे जीएनपीसी या सोनिया गांधी की चमचागिरी में अपने प्रधानमंत्री वाजपेयी महोदय को रात को 12 बजे जगाया। देखिए, कभी ऐसा होता है कि नौकर वो जगाए अपने अपने मालिक को 12 बजे, और वाजपेयी महोदय मालिक ने बल्कि उसको नौकर बन करके वो जगे उठे और रात को ही जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात किया, सबसे बात किया। ये हालत है कि किस तरह से बीजेपी के लोग जो है यानी घोर गद्दार जीएनपीसी और उसके चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, और चाहे राहुल गांधी हो, और राहुल गांधी को भी जो कि ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा जाता है। हमारे देश के लोग अच्छी तरह जाने, और इस बीजेपी और मोदी महोदय के भ्रमजाल से बाहर निकले हैं। राष्ट्र इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता दल यही बताना चाहता है। और किस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड और दोहरा चेहरा, देखिए जो ये असलियत बताई, जो मैं फिर से जो बताई जा रही है बीजेपी के विषय में, इसका कतई मतलब नहीं है कि ये सपा इनसे बेहतर है, कांग्रेस इनसे बेहतर है। वो और खतरनाक हैं सपा वाले, बहुत खतरनाक है। इनमें तो थोड़ी गनीमत भी है। सपा वाले, बसपा वाले, आरजेडी वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन बीजेपी का खतरनाकपन ये है कि इनके खतरनाक चरित्र को जनता के सामने सब रखते नहीं है। यही बीजेपी की गद्दारी है। जैसे आम आदमी पार्टी का जो खतरनाक है इस देश के लिए, वो गद्दार है वो इस देश का, उसको कभी नहीं कहेंगे। क्या मुद्दा उठाएंगे? शराब का ठेका, शराब में धांधली, उसने स्कूल ठीक से नहीं बनवाया। अरे महोदय, ये तुम राष्ट्रवादी हो, ये मुद्दे बहुत पीछे हैं। राष्ट्र के लिए खतरा है ये केजरीवाल। तो इस खतरनाक पहलू को छिपाने के लिए बीजेपी वाले उस केजरीवाल को बचाने के लिए तमाम इस तरह का वो स्वांग रचते हैं और इस तरह से साजिशें करते हैं। सरकार इनकी है, मोदी जी की, और एक देश का गद्दार जो है वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। धारा 356 का जो है ये प्रावधान है, वो अधिकार मिला हुआ है केंद्र को या मोदी जी को, तब भी इस गद्दार जो है वो केजरीवाल को पाल रहे हैं मोदी जी। तो हमारे देश के लोग फैसला करें कि आखिर गद्दार को पालने वाला क्या इस देश का गद्दार नहीं है? सवाल इस बात का है। तो और बर्खास्ती करना और इसको बेनकाब भी करना कि देश का गद्दार है। बाकी तो इसके चोचले हैं कि वो रेवड़ी फेंकता रहता है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, उस पर उतना ध्यान मत दीजिए। देश का गद्दार है ये। मैंने बताया था ना कि इसकी गद्दारी का, केजरीवाल के गद्दारी का, जब वो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इसकी आम आदमी पार्टी में थे, और प्रशांत भूषण अपने को वकील कहता है। अरे जब आतंकवादियों को हमारी जो फौज उनको लिक्विडेट करती है, तो ये प्रशांत भूषण कहता है कि भाई हमारे भारत की सेना कभी भी भारत को अपना देश नहीं मानता है। ये प्रशांत भूषण, और बहुत दुख की बात, ये प्रशांत भूषण उनका बेटा है शांति भूषण जी का। शांति भूषण जी जो है इसी इंदिरा गांधी को हराए थे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट यदि मशहूर है वो उस इंदिरा गांधी को हराने के लिए, तो शांति भूषण जी भी उतने ही मशहूर हैं और होने चाहिए। अब लेकिन दुख बात, उसी शांति भूषण का बेटा है ये प्रशांत भूषण, ये गद्दार किस्म का। दुख होता है।
तो ये आतंकवादियों के पक्ष में जो है ये बोलता रहता है, ये गद्दार किस्म का। और मैं तो सैकड़ों बार इसको गद्दार बोलूंगा। इसमें दम है तो हमको बुलाए वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और वहीं पर मैं बोलूंगा, मैं इसको गद्दार। ये बीजेपी के लिए तो हो सकता है, बीजेपी के लिए ये तो हो सकता है प्रशांत भूषण। मैं तो वहीं हाई कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट में ही, सामने ही मैं इसको गद्दार के रूप में चीर करके रख दूंगा। तो जब ये दोनों मैंने आम आदमी पार्टी में थे, तो इस गद्दार केजरीवाल ने इन्हीं दोनों गद्दारों को, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को, से एक वक्तव्य दिलवाया। और वो वक्तव्य वही था जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पर वक्तव्य दिया था। देखिए, बातें तमाम जुड़ी हुई हैं। कश्मीर की समस्या गद्दार नेहरू की गद्दारी का नमूना है। हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके साथ जो हुआ, वो उसके सिर्फ जड़ में सिर्फ वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन ये बीजेपी वाले कभी भी गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेते हैं। देश हिसाब करेगा कि जितना गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने वाले बीजेपी वाले भी उतने ही गद्दार है देश के। तो आ जाइए इस पर कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य दिया था कि जब वो पूरी कोशिश कर लिया कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, और उसको पाकिस्तान के हवाले करने के लिए उसने यानी पूरी जुगत उसने लगा ली। इस मैटर को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया, फलाने ले गया, ढेका, सब कुछ किया इसने। अपनी सेना पर जो है उसने वो युद्ध विराम थोपा, उसने सब प्रयास कर लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। धारा 370 लगा दिया, 35 लगा करके एक माने कि वो कश्मीर को कश्मीर जो कि भारत के संसाधन पर तो पलेगा। भारत माने धारा 370 और 35 का मतलब यह था कि वो कश्मीर भारत के संसाधन पर पलेगा, भारत का संसाधन खाएगा, इसके पैसे को खाएगा, लेकिन भारत का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, संवैधानिक नियंत्रण नहीं होगा। इस तरह की गद्दारी किया था वो जवाहरलाल नेहरू। तो जब इतना भी नहीं कर पाया, और इसी के लिए तो भारतीय जनता दल ने बताया था कि मैंने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 35 के द्वारा एक ऐसा ऐसा एक यानी भूखंड या प्रशासनिक माहौल बना दिया कि वो आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बन गया। एक स्वर्ग बन करके पाकिस्तान की लगता है कि एक कॉलोनी हो गई, एक उसका उपनिवेश हो गया। इस रूप में कर दिया उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। इसको बीजेपी वाले कभी नहीं करते। बीजेपी वालों की गद्दारी हमारे देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये भेजा इसने ये केजरीवाल ने वही जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य को दोहराने के जो बोला था उसने कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। और वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो यूं ही नहीं बोला था, उसके मन में यह था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, वो मेजॉरिटी में है, तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बहलाया, फुसलाया और बरगलाया जा सकता है, और पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह लाया जा सकता है। और इस प्रकार जिस जम्मू कश्मीर का विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उस कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। इसी खतरनाक मंसूबे के साथ इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने
वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह यानी प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। इसको सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने। इस पहलू को कभी भी ये बीजेपी वाले कभी नहीं कहते हैं, सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद सोचें, खुद फैसला करें, मेरी बातों को न जाएं कि गद्दारों को बचाने वाला क्या इस देश का गद्दार नहीं है। तो ये केजरीवाल उसी वक्तव्य को, उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य को फिर से कहलवाने के लिए वो जिम्मेदारी सौंपी इस गद्दार केजरीवाल ने इन दोनों को, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को। तो इन सब ने वक्तव्य दिया कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। लेकिन जो बात उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को उस समय उसके मन में थी, जो कि किन्हीं कारणों से कह नहीं पाया था, उसको भी ये इन दोनों गद्दारों ने, योगेंद्र यादव ने और प्रशांत भूषण ने, उसको भी कह दिया। और आगे बढ़ के कहा कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। इस स्तर का गद्दार है केजरीवाल, और केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के अधीन जो है वो पाला जा रहा है। हमारे देश के लोग खुद फैसला करें कि केजरीवाल तो गद्दार है ही, केजरीवाल गद्दार को पालने वाले मोदी जी क्या है, समझिए। ये राष्ट्रवादी है कि क्या है, समझ जाइए। और बीजेपी वाले किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं और किस तरह का माहौल बनाते हैं। समित प्राता, सुधांशु त्रिवेदी, दिननाथ, सनातन हिंदू, इसकी क्या जरूरत है। हमारा देश संवैधानिक है, पंथ को दूर रखिए। मैं साफ कह दे रहा हूं कि हिंदू सनातन हो, जो कि एक महान आदर्श है, इस्लाम भी उतना ही एक आदर्शमय पंथ है, सभी पंथ है। आज सभी पंथों का ये फर्ज बनता है, ड्यूटी उनकी बनती है कि हमारा देश कैसे महफूज रहे, वो हावी न रहे इसके ऊपर। तो ये जो है मोदी महोदय उसको पाल रहे हैं। तो उसी प्रकार ये वाजपेयी महोदय ने जो है वो इंदिरा गांधी को बचाया, राजीव गांधी को बचाया और राहुल गांधी को बचाया। तो ये राष्ट्रवादी नहीं है, देश के गद्दारों को बचाने वाले हैं। तो बात चली थी कि मोदी महोदय ने कहा कि लोकसभा में कहा था कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं महोदय, बल्कि वो देश का गद्दार है, उसको टुकड़े टुकड़े बोल करके उस गद्दारों को आप एक रक्षा कवच अब दे रहे हैं। ये गद्दारी है देश के खिलाफ आपकी। और ये डबल स्टैंडर्ड्स या दोगलापंथी जो भी कह लीजिए, मोदी महोदय और आगे देखिए, वो कह रहे हैं लोकसभा में, जरा सुनिएगा, कि किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने देश में एक रेखा खींच ली है। मोदी महोदय ये नहीं कह रहे हैं कि इस देश को बांट करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। बोलो ना, क्यों मोदी महोदय आपकी गिग्गी बंद हो गई। इस देश का विभाजन करके इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसको प्रधानमंत्री बनाने में तीनों का हाथ है, मोहनदास करमचंद गांधी का भी हाथ है और जो है अंग्रेजों का भी हाथ है। इसकी एक लंबी कहानी है। तो देश ये जाने कि भाई देश को बांटने वाला, अच्छा, देश का विभाजन ये मामूली घटना नहीं है। इन कांग्रेसियों ने देश को बांट करके कहा कि यही आजादी है आपको मिली है। 25 से 30 लाख लोगों का जान लेकर के ये कांग्रेसी जन प्रिंसिपल करे कि यही आपकी आजादी है, इसी को आजादी मान लीजिए। जबकि कई बार बीजेपी के लोग, मोदी महोदय ने कहा भाई कि हमारी आजादी का
का वास्तविक दिवस तो जो है जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की नींव रखी थी 21 अक्टूबर 1943 को। तो हमारे आजादी का दिवस वास्तविक जो 21 अक्टूबर है और उसको 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। तो वही है, ये सबसे बड़े खतरनाक किस्म के राष्ट्रवादी हैं। इनको 9 साल हो गया इसमें, यानी 15 अगस्त को खारिज करके कम से कम 21 अक्टूबर को ही अपना आजादी का दिवस जो है वो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा ये करने वाले नहीं है। ये सबसे खतरनाक देश विरोधी ये बीजेपी है। मोदी महोदय ने एक बार बोला था, और ये तमगा तो लूट लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के नाम पर क्या किया आप सुन लीजिए। एक जो है आजाद हिंद फौज का एक संग्रहालय बनवा दिया लाल किले के अंदर, और कभी इन्होंने खुले मन से बोला होगा कि हमारे आज़ादी का हमारे असली आज़ादी जो है वो 21 अक्टूबर 1943 है, और 21 अक्टूबर को ही आज़ादी का दिवस मनाया जाना चाहिए। बोल तो दिए। जब दूसरे साल जब 21 अक्टूबर आया तो लोगों ने कहा कि साहब ये घोषणा करिए कि हमारे देश की वास्तविक आज़ादी का दिवस जो है 15 अगस्त नहीं बल्कि 21 अक्टूबर है, और उसी दिन उसको सेलिब्रेट करिए, मनाइए। तब क्या बहाना मारते हैं ये मोदी महोदय। जरा इनकी नियत जरा देखिए, इनकी नियत बहुत खोट है। देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। ये बहाना मारते, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनका सिपा सलार एक है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि जब लोग इनके पास आए, मोदी महोदय के प्रधानमंत्री मोदी महोदय के पास आए कि चलिए सब कम से कम जो है जो वास्तविक आज़ादी का जश्न तो मनाइए और मनवाइए। तब मोदी महोदय मैंने उन लोगों को जवाब क्या दिया कि हमको वहां पर मत ले जाइए। देखिए प्रधानमंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं कि हमको वहां मत ले जाइए, नहीं तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे। जरा हमारे देश के लोग जरा इसको ठीक से समझे। मतलब कि इनका बाल जो है महज 50-55 या 45 MP वाला, वो GNPC के लोग 3 से 3 खुद के जिनके MP हों या NDA को मिला दिया जाए तो 3 से 43 जिसके MP हों, ऐसे प्रधानमंत्री का बाल महज 50-55 MP वाला जो है इनका बाल नोच लेगा। क्या उनके इस बहानेबाजी और कुतर्क पर हमारा देश विश्वास करेगा? इसी प्रकार हमारे जिन हमारे अमर शहीदों क्रांतिकारी देशभक्तों को इस गद्दार GNPC ने पृष्ठभूमि में रखवा करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है नेहरू को आगे करके पूरा माहौल बनाया। आज उनको सम्मान देने के नाम पर और अपमानित किया है मोदी जी ने, सिर्फ तमगा लूटा है। मतलब कि जो हमारे वास्तविक आजादी है 21 अक्टूबर, उसको नहीं माना। जो उनका जन्मदिवस है 23 जनवरी, कम से कम उसी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। कम से कम गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को खारिज करके वो उतना ही करते, वो भी नहीं किया। बल्कि 23 जनवरी जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है, उसको गणतंत्र दिवस जो अपना 26 जनवरी उसके साथ जोड़ दिया। ये गद्दारी जरा देखिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कि इस तरह की गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी देश के खिलाफ। और तो और हद तो तब हो गई कि इंडिया गेट के नीचे जो है वो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, उसकी मूर्ति थी। और
ठीक उसी मूर्ति के स्थान पर मोदी जी ने महज जो है 5-6 फीट का प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस का लगवा दिया। ये मोदी जी बताएं, अब बीजेपी वाले बताएं कि कहाँ हमारे सुभाष चंद्र बोस और कहाँ हमारे देश का दुश्मन जॉर्ज पंचम, उसके स्थान पर ये मूर्ति लगवा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व में सबसे लोहे की मूर्ति जो है बनवा रहे हैं, और हमारे सुभाष चंद्र बोस की महज 5-6 फीट की मूर्ति, वो भी जॉर्ज पंचम जो इस देश का दुश्मन है, जो जिसने इस देश को सताया लूटा, उसके स्थान पर हमारे सुभाष चंद्र बोस, और वो भी सलाम कर रहे हैं किनको, जॉर्ज पंचम को। इस तरह से अपमानित करके ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी महोदय ने सुभाष चंद्र बोस का सम्मान किया। देखिए नहीं, कोई भी सम्मानजनक बात जो है, यहां तक कि हमारा जो वंदे मातरम, और यही नहीं, अब ये विषय वास्तव में देश से संबंधित है और हमारी अस्मिता से संबंधित, हमारी पहचान से संबंधित है। देखिए, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का, वो बातें सब पीछे हैं। हमारे देश के वजूद को मिटा रहे हैं, हमारी पहचान को मिटा रहे हैं। और विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था। विकास का नारा तो ये भी दे रही है इस देश की जेएनपीसी लुटेरी। वो कह रहे थे कि हमको जब 1947 जब हमको शासन मिला था तो एक सुई नहीं बनती थी। हमने कारखाने लगाए, हमने आईआईटी बनवाए, हमने आईआईएम बनवाया। तो ये सब बनवाने से कुछ नहीं। जेएनपीसी इस देश की वो अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक लुटेरी है। वो अंग्रेज भी थे लुटेरे। अंग्रेजों के विषय में भी आंकड़ा हमारे देश के लोग जाने, 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए थे अंग्रेज यहां से। और ये जेएनपीसी भी तो, लेकिन वो लूटे थे 1 से 90 साल। जेएनपीसी ने लूटा 60 साल में। कितना? 16 ट्रिलियन डॉलर। यदि इसको भी उतना ही टाइम मिलता है, 190 साल, तो 45 ट्रिलियन डॉलर, बल्कि 60-70 ट्रिलियन डॉलर ये लूटती है जेएनपीसी। तो अंग्रेजों से अधिक खतरनाक ये लुटेरी है जेएनपीसी। इसलिए कि उसी जेएनपीसी के आगे ये भाषण करते हैं। जिस जेएनपीसी को, ठीक है, जो जनता का जो दोष है तो मालूम है कि देश के लुटेरों को, गद्दारों को वो समर्थन दे रही है। ये तो अभिशाप कलंक है। उसको भी मिटाया जा सकता है और मिटाया जाएगा। और उसी प्रयास में भारतीय आवाम ताकत लगा हुआ है, लोगों को जगाने में, देशभक्ति की भावना लाने में, भारतीयता को लाने में। और कम से कम जो है इससे सोशल मीडिया पर भी वो सही से चल नहीं है, वो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन ये जो है लोगों को जगाने का जो ये चिंगारी है, ये भड़केगी जरूर। तो ये जो विकास का माने एक हवा दिखा करके देश के गद्दारों को बचाने की जो गद्दारी है देश के प्रति जो है, ये पाप, मैंने उसी पाप को ढकने के लिए इस तरह का वो चकाचौंध का सहारा वो ले रहे हैं। तो भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि विकास जो है अंग्रेजों ने भी किया था, लेकिन वो इस देश के लुटेरे और डकैत थे, दुश्मन थे। और उससे ज्यादा खतरनाक जेएनपीसी है। और फिर इनका देख लीजिए मोदी महोदय का। और इस सब का उसको ढकने के लिए दिन रात हिंदू सनातन माने
ये पंथ पर आधारित देश नहीं है। इसको एक भारत राष्ट्र के रूप में, एक संवैधानिक इकाई के रूप में विकसित करना है और हमारे भारतीय भाई बहनों को एक भारतीय नागरिक के रूप में विकसित होना, हिंदू के रूप में नहीं, मुसलमान के रूप में नहीं, कतई कतई नहीं, इस देश के भारतीय नागरिक के रूप में। और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल का ये पैगाम, ये संदेश, ये निवेदन को गंभीरता से लीजिए और भारतीयता के आधार पर एक होइए। इन देश विरोधी ताकतों के, इन काले अंग्रेजों को नस्ल में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर। तो इसी कटिबद्धता के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ और इसी सन्नद्धता के साथ आप एक होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।